साथियों, नोटबुक आईएएस प्लेटफॉर्म पर एक बार पुनः आपका हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। साथियों, आप और हम सब मिलकर नोटबुक आईएएस प्लेटफॉर्म पर यूके पीसीएस 2021 की प्रीवियस ईयर्स के प्रश्न कर रहे थे। साथियों, उस श्रृंखला में मैं आपको 50 प्रश्न करवा चुका था। आज का ये सेशन आगे के प्रश्नों को लेकर रहेगा। आशा ही नहीं अपितु पूर्ण विश्वास है कि आपको मेरा ये सेशन बेहद पसंद आ रहा होगा। तो साथियों, बगैर समय गंवाए बढ़ते हैं आगे के सेशन की ओर और लेते हैं अपन आगे के प्रश्न। तो ये प्रश्न संख्या जो है 50 तक हो चुका था। साथियों, 50 का आपका आंसर जो था वो सर हेनरी रैमजे था। और मैंने बताया था कि ये हेनरी रैमजे जो थे, इनको पहाड़ी बोलने वाला अंग्रेज भी कहा जाता है और कुमायूं का बेताज बादशाह भी इनको कहा जाता था। प्रश्न संख्या 51 से रूबरू होते हैं। साथियों, 51 कह रहा है कि उत्तराखंड में कितने लोकसभा सांसद निर्वाचित होते हैं? बताइए, कितने एमपी जो है अपने उत्तराखंड से आते हैं, देवभूमि से आते हैं? तो साथियों, उसका आंसर होगा 5। तो ये कहां कहां से आते हैं साथियों? अल्मोड़ा, गढ़वाल, टिहरी गढ़वाल, हरिद्वार और एक आपका नैनीताल। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। दोबारा बोल देता हूं, अल्मोड़ा, गढ़वाल, टिहरी गढ़वाल, नैनीताल और हरिद्वार। इन 5 जगहों से जो है आपके एमपी निर्वाचित होकर आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न संख्या आपका है 52। टोबिन टैक्स लगाया जाता है। तो साथियों, टोबिन टैक्स क्या होता है? ये जो है जेम्स टोबिन ने दिया था इस शब्दावली को, इसलिए उन्हीं के नाम पर जो है इसका नाम पड़ गया टोबिन टैक्स। टोबिन टैक्स जो होता है, इसका उद्देश्य, इसका पर्पज जो है राजस्व प्राप्ति करना नहीं होता है, बल्कि किसी एक देश से दूसरे देश में एफडीआई है, एफपीआई जब वहां इन्वेस्ट करती है तो कहीं न कहीं मुद्रा का रूपांतरण एक्सचेंज किया जाता है। तो उस मुद्रा के अंतर प्रवाह को रोकने के लिए कहीं न कहीं जो है टोबिन टैक्स लगाया जाता है। ठीक है, तो कौन सा आंसर होगा बताइए? बाध्यताएं सृजित करने वाली संस्थाओं पर नहीं, भार के आधार पर नहीं, मूल्य के आधार पर नहीं। तो मैंने क्या बताया? एक्सचेंज। तो आंसर क्या होगा? सी, विदेशी विनिमय दर जो है उसके लेन देन पर जो है आपका ये टोबिन टैक्स लगाया जाता है। तो आंसर होगा आपका सी। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं 53 पर। क्या है? भारत में कृषि उत्पादों के बाजार को कौन विनियमित करता है? साथियों, जब बात बाजार की आती है, बाजार विनियमन की आती है, तो उसमें जो है आपका एपीएमसी एक्ट 2003 मतलब 2003 में आया था। एपीएमसी एक्ट 2003। तो 2003 यहां पे लिखा हुआ है कहीं पे, हाँ ये रहा। राज्यों द्वारा अधिनियमित कृषि किसका विषय है? राज्य सूची का विषय है। संघ की जो है सूची में नहीं है, बल्कि 7वीं अनुसूची जो है उसके राज्य सूची का विषय है कृषि, है ना। उत्पाद विपणन समिति अधिनियम एपीएमसी एक्ट 2003। ठीक है ना, तो इसका आंसर ये होना चाहिए। बट साथियों, 2020 में क्या हुआ था? आलू है, प्याज है, कुछ आवश्यक वस्तुएं जो थी वो आवश्यक वस्तु अधिनियम एक्ट के अंतर्गत जो है शामिल की गई थी। वो आवश्यक वस्तु अधिनियम जो है आपका कब बना था? 1955 में बना था। तो उसी आधार पर जो आयोग ने आंसर माना है साथियों, वो माना है ए। तो अपन भी आयोग को फॉलो करते हैं, तो इसका आंसर लगा देते हैं ए। बाकी होना सी चाहिए। ठीक है, बट आयोग ने ए माना है तो अपन भी ए के साथ में चलते हैं, क्योंकि 2020 में जो आप चेक करेंगे तो इसमें जो है आलू है, प्याज के साथ में और भी वस्तुएं शामिल की गई थी, इसलिए ये उस समय जो है करंट में था 2020 में। और 2021 यूके पीसीएस हुआ तो उसमें इस प्रश्न को दे दिया गया। तो आयोग ने इसको ए को माना है। बाकी जो है क्या होता है कि कृषि उत्पाद जो भी होता है उसका विनिमय कहाँ होता है? उसके लिए बाजार में मंडियां स्थापित की जाती है और कृषकों को कहीं न कहीं सरकार जो है मंडियों से जोड़ती है, ताकि सीधे जो है बीच में जो भी ब्रोकर होते हैं उनको
हटाते हुए कहीं न कहीं उनका शोषण ना करें, किसानों का शोषण ना करें वो, इसलिए जो है सीधा सीधा पहुंच जो है मंडी तक यानी बाजार तक किसानों की पहुंच, और सीधे जो है वो अपने माल को जो है अपने कृषि उत्पादों को बेच सके। तो विनिमय जो है कौन करेगा, एपीएमसी एक्ट के तहत होता है, बट आंसर उन्होंने नहीं माना, आयोग ने माना ये, तो अपन भी चलते हैं ए के साथ में, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 54 क्या कह रहा है कि राष्ट्रीय विकास परिषद के संबंध में सही नहीं है ना, नहीं है, ध्यान में रखेंगे। तो भाई क्या सही नहीं है देखते हैं। इसके अंतर्गत सभी राज्यों के मुख्यमंत्री होते हैं, बिल्कुल होते हैं जी, और यूटी के जो भी प्रशासक होते हैं वो भी होते हैं, और नीति आयोग के जितने भी सदस्य होते हैं वो भी होते हैं, और कैबिनेट मंत्री जितने भी होते हैं वो भी इसमें इसके सदस्य होते हैं। तो इसका मतलब ये तो सही है, लेकिन नहीं का पूछा है। ये एक गैर संवैधानिक निकाय है, गैर संवैधानिक निकाय है ना। फिर क्या है, ये एक वैधानिक निकाय है कि राष्ट्रीय विकास परिषद की अध्यक्षता जो करता है वो ही करता है जो नीति आयोग का अध्यक्ष होता है। तो नीति आयोग पहले जो योजना आयोग था, तो नीति आयोग का अध्यक्षता कौन करता है बताइए, पीएम करते हैं। कौन करते हैं साथियों, पीएम करते हैं, प्रधानमंत्री करते हैं। तो प्रधानमंत्री जो है इसके क्या होते हैं, अध्यक्ष होते हैं। इस चीज को जो है आप ध्यान रखेंगे। और दूसरे में यह भी ध्यान रखेंगे कि राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना जो हुई थी वो कब हुई थी, 1952 में हुई थी, ठीक है ना। 1952 के अंदर एक कमेटी का गठन किया गया था, उससे केसी नियोगी समिति, तो उनकी सिफारिश के आधार पर जो है सिंस 1952 में जो है राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना की गई, ठीक है साथियों। नेक्स्ट क्या कह रहा है, नेक्स्ट 55 कह रहा है कि 11वीं पंचवर्षीय योजना में प्रतिपादित समावेशी विकास में निम्नलिखित में से क्या शामिल नहीं था। क्या नहीं शामिल था बताइए। गरीबी को घटाना बिल्कुल था, क्योंकि 11वीं पंचवर्षीय योजना साथियों जो 2007 से लगाकर 2012 तक चली थी। कब से कब तक, 2007 से लगाकर 2012 तक, ध्यान में रखेंगे। तो इसका जो मेन मोटो था वो ये था समावेशी विकास। तो समावेशी विकास तभी संभव है जब गरीबी नहीं रहे, तो ये तो सही है, नहीं पूछा है ना। लैंगिक असमानता ये भी समावेशी विकास का पार्ट है। रोजगार के अवसरों का विस्तार ये भी है। पूंजी बाजार को मजबूत करना ये इसका आंसर होगा, ठीक है, क्योंकि 11वीं पंचवर्षीय योजना में जो है पूंजी बाजार को मजबूत बनाना उद्देश्य नहीं था। नेक्स्ट बात करते हैं आईएमएफ के बारे में, क्या सही है। तो पहले बात कर लेते हैं ऑप्शन की। ए कह रहे हैं कि ये किसी भी देश को कर्ज देता है, किसी भी देश को तो नहीं देता यार, गलत है। बी कह रहे हैं कि ये सिर्फ विकासशील देशों को कर्ज देता है, ये भी गलत है। ये सिर्फ सदस्य देशों को कर्ज देता है, ये बात कहीं न कहीं ठीक लग रही है। डी को देखते हैं, यह देश के केंद्रीय बैंक को कर्ज देता है, गलत। तो राइट आंसर अपना क्या हो जाएगा साथियों, सी हो जाएगा। ये अपने सदस्य देशों को जो है कर्ज देता है। मैं बता दूं आईएमएफ की स्थापना जो है आपकी सिंस 1944 1944 के अंदर क्या हुआ था साथियों, अमेरिका के ब्रेटन वुड में जो एक सम्मेलन हुआ था जिसमें दो संस्थाएं जिसको जुड़वा संस्थाएं भी कहते हैं, एक आईएमएफ और एक आईबीआरडी। तो उन दोनों में जो जिसको आज विश्व बैंक कहते हैं, तो दोनों विश्व बैंक और आईएमएफ जो है दोनों जुड़वा संस्थान है। उनकी उत्पत्ति, उनका विकास जो है, उनका डेवलप जो है कब हुआ था, कब सामने आई थी, 1944 में ब्रेटन वुड सम्मेलन में जो है इनका विकास हुआ था, ठीक है। आपने साथियों एसडीआर के बारे में सुना होगा, एसडीआर मुद्रा के बारे में। तो उसमें कितने देश हैं, कौन कौन सी मुद्राएं हैं, नया देश चाइना भी जोड़ा गया था, है ना। तो उसकी युआन है या रेनमिनबी भी कहते हैं, है ना। तो परीक्षा में कभी प्रश्न आ सकता है कि रेनमिनबी जो है किसकी मुद्रा है। यूपीएससी ने भी एक बार प्रश्न पूछा था, युआन सबको पता है, रेनमिनबी के बारे में नहीं पता है, तो ये ध्यान में रखेंगे। तो एसडीआर का संबंध किससे है साथियों, कहीं न कहीं आईएमएफ से है ना। नेक्स्ट 57 कह रहे हैं कि एक मुद्रा के मूल्य में वृद्धि
दूसरी की तुलना में मुद्रा ह्रास होता है? नहीं। अवमूल्यन? नहीं। वृद्धि? नहीं। मुद्रा कहीं न कहीं क्या हो जाती है साथियों? कमजोर हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? कौन सा सही है बताइए? मुद्रास्फीति बंध पत्र धारक, ये बंध पत्र क्या होता है? 58 इन्फ्लेशन बेनिफिट्स द बॉन्ड होल्डर्स? नहीं। मुद्रास्फीति उधार लेने वालों को लाभ पहुंचाती है, कहीं कहीं ये ठीक लग रहा है। आगे देखते हैं, मुद्रास्फीति स्थायी आय समूह को लाभ पहुंचाती है, गलत है। इसमें से कोई नहीं। पहली चीज तो मुद्रास्फीति होती क्या है? कहीं न कहीं मनी फ्लो और थिंग्स या वस्तु में गैप बन जाता है, असंतुलन पैदा हो जाता है, तब जो है मनी और मतलब सप्लाई, डिमांड एंड सप्लाई। जैसे कि सपोज दैट डिमांड, ठीक है, डिमांड जो है ज्यादा है और सप्लाई कम है, तो क्या होगा? महंगाई बढ़ जाएगी, मुद्रास्फीति बढ़ जाएगी। सपोज दैट आपके मतलब एक दुकानदार हो आप और आपके पास केवल एक पेन है और खरीदने वाले 5 पेन है, खरीदने वाले 5 जन है, सॉरी। तो आपके पास एक पेन है, आप क्या करोगे? आपने खरीदा तो उस पेन को 5 रुपए में और पहले आप बेच रहे थे उस पेन को 10 रुपए में, ठीक है ना। आप देख रहे हैं यार मेरे पास एक पेन है, खरीदने वाले 5 जन है, 5 को चाहिए। आप क्या बढ़ाएंगे? ये खुद कह देंगे इनमें से कोई एक आधा, भाई 15 रुपए ले लो या 20 रुपए ले लो, प्लीज पेन हमें दे दो, क्योंकि मार्केट में पेन है ही नहीं, आपके पास ही पेन है, केवल एक पेन है। तो फलस्वरूप क्या हो जाएगा? महंगाई बढ़ जाएगी, राइट। तो जब डिमांड एंड सप्लाई में जो है असंतुलन पैदा हो जाता है, तब जो है आपकी मुद्रास्फीति बढ़ती है। तो भाई इसको फायदा कैसे होगा? सपोज दैट आज 100 रुपए में जो है कोई भी चीज खरीद सकते थे, ठीक है ना। आने वाले समय में महंगाई बढ़ जाएगी तो वही चीज कितने रुपए की मिलेगी? माना कि 150 रुपए की मिलेगी। तो इसको ब्याज 100 रुपए तो इसका जो भी था मूलधन वो दिया प्लस ब्याज दिया, फिर भी पहले वस्तु 100 रुपए की आ रही थी, ठीक है ना, आज वो वस्तु 150 की आ रही है, तो उसको तो वो वस्तु 150 में ही मिली, ठीक है ना। उसको क्या प्रॉफिट हुआ? उसके पास तो कुछ बचा ही नहीं। तो कहने का मतलब जो आपको उधार देगा उसको हानि होती है और जो उधार ले रहा है उसको लाभ हो रहा है, ठीक है ना। तो कहीं न कहीं उसने 100 रुपए लिए थे, आज उसके उस वस्तु के सपोज दैट 150 रुपए हो गए हैं, तो कहीं न कहीं उसे जो है 150 रुपए दे रहा है, तो कहीं न कहीं पहले के 100 रुपए के बराबर है 150 रुपए, ओके। तो उसको क्या होगा? लाभ होगा। नेक्स्ट, सिंस 1991 के आर्थिक सुधार के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था में निम्न में से क्या परिवर्तन हुआ? क्या परिवर्तन हुआ बताइए? जीडीपी में कृषि का हिस्सा बहुत बढ़ गया, एफडीआई का अंतर प्रवाह बढ़ गया। ये सही लग रहा है कहीं न कहीं। कृषि का हिस्सा बढ़ गया? नहीं, घटा था उस समय, बताऊंगा कैसे। विदेशी विनिमय कोष में वृद्धि हुई, ये सही है। तो आंसर हो जाएगा, ये भी सही है, तो ये हो जाएगा डी। क्या हुआ था साथियों? 1951 में कहीं न कहीं भारत के पास में मैज सप्ताह भर की जो है आपकी विदेशी मुद्रा रह गई थी। तो किसी भी देश को जो है अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए कहीं न कहीं दूसरे देशों के साथ में आयात निर्यात करना पड़ता है। कोई जरूरी नहीं है हमारे पास में सारी चीजें अवेलेबल हो, तो हमारी जनता को उन वस्तुओं तक पहुंच बढ़ाने के लिए कहीं न कहीं हम आयात करते हैं। तो आयात करने में, आयात निर्यात में जो है, आयात करने में हमें कहीं न कहीं विदेशी मुद्रा की आवश्यकता होती है। गॉट इट? तो उस समय जो है 1951 के समय भारत कहीं न कहीं समाजवादी रुख को इजाद किए हुए था। तो उस समय जब हमारा जो कोष था वो कहीं न कहीं खाली हो रहा था, तो उस समय इंडिया जो है आईएमएफ के पास में गया, भैया हमें उधार दे दीजिए।
आईएफ ने कहा हम ऐसे उधार नहीं देंगे, कहीं न कहीं आपको एक पॉलिसी अपनानी पड़ेगी उदारीकरण की, ग्लोबलाइजेशन करना पड़ेगा, वैश्वीकरण करना पड़ेगा और आपको निजीकरण करना पड़ेगा, तब जो है हम आपको उधार दे सकते हैं। तो भारत ने ऐसा ही किया, अपने नए आर्थिक सुधार अपनाए। तो उसके तहत भारत में जो विदेशी कंपनियां थी वो आने लगी और विनिमय कोष में क्या हुई, वृद्धि हुई, ताकि आराम से जो आगे का समय अच्छे से चला सके भारत। ठीक है। और लेकिन तो ये जब चीजें आई तो कहीं न कहीं सेवाएं, सर्विसेज जो है एकदम से उछाल आया उसमें। तो फलस्वरूप हमारा प्राथमिक क्षेत्र जो था जिसमें कृषि भी आता है वो कहीं न कहीं पिछड़ गया। तो ये आंसर नहीं होगा, तो ये दोनों होगा। तो ऑप्शन अपना कौन सा हो जाएगा, डी। नेक्स्ट क्या कह रहा है 60, स्वेट इक्विटी शेयर्स निम्नलिखित में से किसे आवंटित किए जाते हैं। स्वेट साथियों कई बार क्या होता है, इकोनॉमी में जो शब्दावली होती है उसको पकड़ो आप। स्वेट, स्वेट यानी क्या होता है साथियों, पसीना। राइट। पसीना कब छूटता है, जब टेंशन होती है, जब परेशानी में ग्रसित हो जाते हैं या संकट से ग्रस्त हो जाते हैं, तभी होता है ना। तो यहां पर भी यही फंडा है। यहां पर जो है वो कह रहे हैं कि स्वेट इक्विटी शेयर्स कब जारी किए जाते हैं या किसे जारी किए जाते हैं, तो जब किसी कंपनी को संकट का आभास होता है कि भाई संकट आने वाला है, कहीं न कहीं हमारा डाउन होने वाला है, ठीक है ना, क्रेडिट मार्केट में, तो वो क्या करते हैं, साधारण शेयर धारकों को शेयर जारी नहीं करते हैं, ठीक है, अधिमान को भी नहीं करते हैं। तो वो क्या करते हैं, कहीं न कहीं कंपनी के अंदर जो भी उसके कर्मचारी है, उसके शेयर धारक है, कम दाम में उनको शेयर जारी करते हैं। तो यहां पर कहीं है कर्मचारी, ये रहा कंपनी के कर्मचारी को। आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ओके साथियों, नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन की शुरुआत किन वस्तुओं के उत्पादन को बढ़ाने के लिए की गई थी। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा, भाई साहब, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, आप जब सहकारी दुकान पर जाते हैं तो आप क्या क्या लेके आते हो, क्या क्या देते हो, क्या क्या मिलता है, गेहूं मिलता है, चावल भी मिलता है और चने की दाल भी मिलती है ना। तो गेहूं भी है, चावल भी है, दाल भी है, तो आंसर क्या हो जाएगा, सभी। ठीक है। नेक्स्ट, अब ये जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन है इसकी स्थापना कब हुई थी साथियों, ये जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो ये हुई थी 2007 में। ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि भारत में किस प्रकार की कर प्रणाली है। भारत में जो है अधोगामी कर प्रणाली है। अधोगामी प्रणाली का क्या मतलब होता है कि साथियों भारत में क्या है, कर प्रणाली जो है वो कहीं न कहीं पहले बढ़ती है, बढ़ने के बाद जो है कहीं न कहीं वो एक अवस्था पर पहुंचने के बाद में स्थिर हो जाती है। ठीक है, क्या हो जाती है, स्थिर हो जाती है। कहने का मतलब यह है कि जब जरूरत से ज्यादा जो है कर को बढ़ाएंगे तो कहीं न कहीं कर अपवंचन होने का डर रहता है। कर अपवंचन का मतलब होता है कर चोरी, तो कहीं न कहीं कर चोरी न हो, इसलिए जो है अपनी भारत की कर प्रणाली है वो अधोगामी है। एक समय तक तो बढ़ेगी, बढ़ने के बाद में जो है वो क्या हो जाएगी, स्थिर हो जाएगी। तो भारत की कौन सी है भाई, अधोगामी। प्रगतिशील का मतलब होता है बढ़ती रहती है, ठीक है ना। प्रतिगामी का मतलब एकदम वो घट जाती है, मतलब है ना, तो घटती नहीं है। भारत की एक बार बढ़ती है, बढ़ने के बाद में स्थिर हो जाती है कहीं न कहीं, ठीक है ना, स्टेबल हो जाती है कि भाई यहां तक ही जो है हमारे टैक्स पेयर जो है टैक्स दे सकते हैं, इससे ज्यादा देंगे तो वो कहीं न कहीं कर अपवंचन करेंगे। तो भारत की कर प्रणाली जो है अपनी कहीं न कहीं प्रगतिशील और आनुपातिक का क्या, एक तरह का मिश्रण है, ठीक है ना। तो प्रगतिशील प्लस आनुपातिक इज इक्वल टू अधोगामी, ये दोनों का मिश्रित है। ठीक है। नेक्स्ट 63 कह रहे हैं कि कौन सी योजना को रोलिंग प्लान कहते हैं साथियों, कहते हैं छठवीं को। मोरारजी देसाई, उसके बाद में आई थी इंदिरा गांधी जी।
तो कहीं न कहीं उसी सेशन में जो है छठवीं आपकी पंचवर्षीय योजना जो चली थी, ठीक है ना, उसको रोलिंग प्लान कहते हैं, वो हुई थी शायद 78 से 80 तक का मामला रहा था ये, ठीक है। तो छठवीं पंचवर्षीय योजना जो थी वो आपको उसको क्या कहते थे, रोलिंग प्लान कहते थे। नेक्स्ट, बढ़िया अच्छा प्रश्न आ रहा है आगे 64, जीएनपी और जीडीपी। साथियों थोड़ा बता ही देता हूं, समय तो बहुत कम है, लेकिन जीएनपी नेट नेशनल प्रोडक्शन, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्शन क्या होता है, जीडीपी, जी फॉर होता है ग्रॉस, एन फॉर नेशनल, पी फॉर प्रोडक्शन। तो जीएनपी में क्या होता है साथियों, जीएनपी के अंदर जो व्यक्ति होता है वो भारत का होना चाहिए, कमा भले वो कहीं पे भी रहा हो। जैसे कि फॉरेन में इंडियन है, वो कहां लाएगा अपना धन, कहां भेजेगा, भारत को भेजेगा ना, उसको राष्ट्रीय आय में गिना जाता है, ठीक है। और जीडीपी में क्या होगा, ये जीडीपी जीएनपी दोनों समझ लो, जीडीपी, जी फॉर ग्रॉस, डी फॉर डोमेस्टिक, पी फॉर प्रोडक्शन। यानी एक वित्तीय वर्ष में घरेलू सीमा के भीतर, सीमा कौन सी, डोमेस्टिक, बाउंड्री कहां की होती है, डोमेस्टिक होती है। एक वित्तीय वर्ष में घरेलू सीमा के भीतर निवासियों और गैर निवासियों द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तुओं का कारक मूल्य जो है क्या कहलाता है, जीडीपी कहलाता है। तो क्या सीखा आपने कि यहां पर बाउंड्री जो है इंडिया की होनी चाहिए, भारत की होनी चाहिए, व्यक्ति चाहे फॉरेन का हो चाहे इंडिया को, लेकिन बाउंड्री ध्यान में रखना है। जबकि जीएनपी जो है, जीएनपी, ठीक है ना, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्शन, ठीक है ना, तो उसमें क्या होता है, उसमें ये ध्यान में रखना है व्यक्ति भारतीय होना चाहिए, बाउंड्री भले कहीं की भी हो। तो इसमें ध्यान में रखना आप कि जीडीपी और जीएनपी क्या होता है। अब यहां बात करते हैं जीएनपी। जीएनपी में क्या होता है कि पहला ऑप्शन है एनएनपी बराबर होता है जीएनपी माइनस घिसावट व्यय, बिल्कुल ये सही है। कैसे, जब नेट नेशनल प्रोडक्शन जब आता है उसमें से ग्रॉस का मतलब होता है सकल, ठीक है ना, तो जब पूरा प्रोडक्शन जो भी हो रहा है उसमें से डेप्रीसिएशन यानी घिसावट को जो है माइनस कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो नेट नेशनल प्रोडक्शन निकल कर आता है। ये ग्रॉस मतलब सकल, ठीक है। और एनएनपी में क्या होगा, जब जीडीपी के अंदर जो है प्लस करेंगे विदेशों से प्राप्त शुद्ध कारक आय। शुद्ध कारक आय मतलब भाई कहीं न कहीं भारतीय जो है, भारत में भी विदेशी जो है कहीं न कहीं अपना आय का सृजन कर रहे हैं, तो वो क्या करेंगे, अपने दूसरे देशों में जो है जहां पे भी है वहां पर धन भेजेंगे, तो उसको तो कहीं न कहीं कर लेते हैं माइनस, लेकिन विदेशों में जो भारतीय है उनको कर देते हैं प्लस, ठीक है ना। तो यहां पर जो है क्या किया है, विदेशों से प्राप्त शुद्ध क्यों लिखा है, क्योंकि यहां पर जो है गैर निवासियों को माइनस कर दिया गया है, और माइनस जो है घिसावट व्यय डेप्रिसिएशन को माइनस कर देंगे, तो आपका कहीं न कहीं आ जाएगा जीएनपी। ये भी सही है, तो इसका मतलब आंसर जो है अपना क्या हो जाएगा साथियों, सी आ जाएगा। ये देखो घिसावट डेप्रिसिएशन लिखा है ना साथियों। नेक्स्ट 65 क्या कह रहा है कि एफडीआई, अच्छा प्रश्न है। एफडीआई और एक होता है एफपीआई, जान लो क्या होता है। कहीं न कहीं जो है विदेशी कंपनी का शेयर 10% से ज्यादा हो तो वो एफडीआई होता है, और एफपीआई जो है 10% से कम होता है, क्योंकि जो एफपीआई होती है साथियों वो कहीं न कहीं अनस्टेबल होती है, अस्थिर होती है, कभी भी भारत से जैसे कि जा सकती है, इनका कोई भरोसा नहीं होता है। जबकि ये जो है ट्रस्टफुल होती है, कहीं न कहीं अपने साथ में रोजगार लाती है, कहीं न कहीं निवेश इनका जो है लंबे समय तक रहता है, तो एफडीआई को भारत तवज्जो देता है, इसलिए 10% से ज्यादा जो है इनका शेयर होता है। तो
जिस पर विश्वास किया जाता है वो क्या है? एफडीआई। अब आप खुद कर लेंगे इस प्रश्न को। विदेशों में मौजूद कपड़ा मिल का अधिग्रहण, बताओ कपड़ा मिल का अधिग्रहण ये कर सकती है या ये कर सकती है? ये कर सकती है ना, एफडीआई कर सकती है तो कर सकती है। विदेशों में पूर्ण स्वामित्व वाली व्यावसायिक फर्म का निर्माण, पूर्ण स्वामित्व वाली व्यावसायिक फर्म, ये या ये एफडीआई का हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। विदेशों में फार्मा कंपनी निर्गत बॉन्ड अथवा स्टॉक का क्रय, फार्मा कंपनी, बताइए फार्मा कंपनी, फार्मास्यूटिकल में तो समझते हो दवाई वगैरह, तो कहीं कहीं ये जो है एफबीआई का उदाहरण है। भाई दवाई तो अपन खुद ही बनाएंगे ना, दूसरे पे तो बहुत कम ट्रस्ट करेंगे, सीधी सी बात है, ठीक है ना। तो ये कहीं कहीं एफबीआई, एक जनरल वे में बता रहा हूं एक समझने के लिए, है ना। तो एफबीआई का उदाहरण है ये, कहीं न कहीं जो है आपका एफडीआई का एग्जाम्पल नहीं है। अब क्या है, विदेशों में नए स्टील संयंत्र जो है एफडीआई स्थापित कर सकती है, तो ये भी एफडीआई का एग्जाम्पल है। तो प्रश्न में जो पूछा था नहीं है, तो कौन नहीं है भाई? ये नहीं है, क्योंकि ये एफबीआई का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट, विश्व व्यापार संगठन की निम्नलिखित सभी कारणों से कभी कभी आलोचना की जाती है, सिवाय इसके कि, अच्छा विश्व डब्ल्यूटीओ की क्यों की जाती है भाई? हाँ डब्ल्यूटीओ, ये भाई सबसे पहले गैट था, है ना, फिर 1993 में जो है ये कहीं न कहीं डब्ल्यूटीओ का निर्माण किया गया। आलोचना क्यों की जाती है भाई? इसके पास सदस्य देशों के बीच व्यापार विवादों को निपटाने का कोई तरीका नहीं है। हाँ ये सही है, ठीक है ना, इसके पास में एक ऐसा अच्छा तंत्र नहीं है ताकि डिस्प्यूट किसी प्रकार का हो देशों के बीच में उसका निपटान किया जा सके। कठपुतली तो नहीं है भाई, सदस्य देशों की संप्रभुता नहीं कम कर सकता, उत्पादक गुणवत्ता स्वतंत्र व्यापार का समर्थन करता है, कहीं न कहीं ये गलत है ना। तो ये सही है, इसके पास कहीं न कहीं ऐसा डिस्प्यूट जो है ठीक करने का मामला इसके पास में नहीं है, तो इसका ए आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं आगे? प्राथमिक घाटा। साथियों प्राथमिक घाटा क्या होता है? जब राष्ट्र, प्राथमिक घाटा, प्राथमिक घाटा इज इक्वल टू होता है राजकोषीय घाटा माइनस ब्याज भुगतान, ये भुगतान लिखा हुआ साथियों समझ लेना। तो जब प्राथमिक घाटा जो क्या होता है कि जब राजकोषीय घाटे में से ब्याज जो भुगतान किया है हमने उसको घटा देंगे तो प्राथमिक घाटा आएगा। तो प्राथमिक घाटा शून्य कब होता है? जब उधार ली गई राशि क्या होगी? ब्याज भुगतान से अधिक, नहीं अधिक तो नहीं होगी, कम होगी, कम भी नहीं होगी, इनमें से कोई नहीं, उससे पहले क्या है? ब्याज भुगतान के ठीक बराबर होगी, ठीक है। नेक्स्ट, यूएनडीपी किस मानव विकास रिपोर्ट में लिंग असमानता सूचकांक की शुरुआत हुई थी? कब हुई थी भाई बताओ? एसडीआर की शुरुआत कब हुई थी? जल्दी बताइए। उन्नीस सौ 1951 में क्या हुआ था साथियों? पाकिस्तानी मूल के महबूब उल हक और भारतीय अर्थशास्त्री जो है अमर्त्य सेन, इन दोनों ने मिलकर जो है एसडीआर यानी मानव विकास रिपोर्ट की शुरुआत की थी। उसकी शुरुआत जो है कब हुई? लगभग 2010 में हुई थी। कब हुई थी साथियों? 2010 में, ठीक है। ठीक है 2010 में हुई थी, ठीक है। तो किसने की थी? अमर्त्य सेन और पाकिस्तानी मूल के अर्थशास्त्री महबूब उल हक ने, ठीक है। अगला प्रश्न, 2020 में भाई इसकी क्या रैंक थी भारत की एसडीआई में, मानव विकास सूचकांक में? अब 2020 में जो भी थी साथियों, लेकिन वर्तमान में कितनी है वो ध्यान रखनी है अपने को। तो वर्तमान में कितनी है बताइए जल्दी से। 2023 में जो है भारत की
HDI रैंक जो है 134 थी। कितनी थी साथियों? 134। तो परीक्षा में प्रश्न आ सकता है कि 2023 में भारत की HDI रैंक क्या थी? तो क्या थी साथियों? 134 थी। ठीक है, अगला प्रश्न, निम्न में से किस वर्ष MSME का अद्यतन वर्गीकरण किया गया? बताइए, कब किया गया था साथियों? 2020 में किया गया लेटेस्ट। 21 में जो है इसका प्रश्न पूछ लिया। क्या क्या वर्गीकरण किया था? सूक्ष्म मतलब सबसे छोटे स्तर पर 1 करोड़ जो है इन्वेस्ट करेंगे और कहीं न कहीं जो है 5 करोड़ जो है उसमें से टर्नओवर हो सकता था। दूसरा जो उसका वर्गीकरण का आधार था वो लघु, तो उसमें कहीं न कहीं 10 करोड़ का इन्वेस्ट किया जा सकता था और आपका जो है 50 करोड़ टर्नओवर होता था। तीसरा जो है मध्यम था, वो 20 करोड़ का इन्वेस्ट किया जा सकता था और कहीं न कहीं आपका 100 करोड़ का टर्नओवर होता था। लेकिन 2020 में क्या किया कि भाई आप 50 करोड़ तक जो है 50 करोड़ तक का जो इन्वेस्ट कर सकते हैं और आप 250 करोड़ तक का जो है टर्नओवर प्राप्त कर सकते हैं। ये 2020 में हुआ था। ठीक है ना, इस वजह से ये वहां करंट अफेयर का कहीं न कहीं था। तो 21 में जो है यूकेपीसीएस ने पूछ लिया। नेक्स्ट, ठीक है ना। तो भाई अद्यतन वर्गीकरण कब किया गया था? 2020 में किया गया था। कितने तरीकों से किया गया था? सूक्ष्म, लघु और मध्यम। मध्यम में क्या किया? थोड़ा सा चेंज कर दिया था। पहले कहीं न कहीं 20 करोड़ था, तो बाद में क्या कितना कर लिया गया था? 50 करोड़ तक का इन्वेस्ट किया जा सकता है और 250 करोड़ का टर्नओवर प्राप्त किया जा सकता है। नेक्स्ट, गिल्ट एज सिक्योरिटी या गिल्ट एज प्रतिभूतियां, है ना। सिक्योरिटी को हिंदी में क्या कहते हैं? प्रतिभूतियां कहलाती है। क्या कहलाती हैं? हाँ, इसके बारे में सबसे पहले बता दूं, गिल्ट एज सिक्योरिटी जो होती है साथियों, वो कहीं न कहीं सरकार द्वारा जारी की जाती है। क्यों जारी की जाती है? क्योंकि सरकार मार्केट से यानी बाजार से धन उगाही करने के लिए कुछ ऐसे उपकरण जारी करती है। जैसे कि सपोज दैट एक बॉन्ड बना दिया, बॉन्ड पे लिख दिया कि भाई इतने रुपए जो है आपको इसके बदले मिलेंगे। तो वो क्या है? प्रतिभूति जो है, वो बॉन्ड जो है आपको बॉन्ड दे दिया। ठीक है, और आपने जो उस बॉन्ड पर भरोसा करते भाई गवर्नमेंट का है, कहीं जाएगा थोड़ी, तो आपने जो है 50 करोड़ रुपए जो है कहीं न कहीं गवर्नमेंट को दे दिए। तो वो क्या एक तरह का उपकरण है ना। उसके माध्यम से जो है सरकार क्या करती है? मार्केट से धन उगाही करती है ना, उधार लेती है। तो इसका बता ही दिया, सीधा पड़ा, सरकारी प्रतिभूतियां, है ना। तो गिल्ट एज्ड सिक्योरिटी क्या कहलाती है? सरकारी प्रतिभूतियां। आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। आगे क्या है कि भाई मीगा किससे संबंधित है? बताइए, विश्व बैंक से है या फिर किससे है? बताइए, फटाक से बताइए, इतना समय नहीं है। बता तो दिया किससे संबंधित है? विश्व बैंक से है। और विश्व बैंक के बारे में मैंने आपको क्या बताया था? 1944 याद कीजिए, वहां पर जो है कहीं न कहीं ये IMF की जुड़वा संगठन है। तो विश्व बैंक की उत्पत्ति जो है 1944 के ब्रेटन वुड कहाँ है? अमेरिका में। ठीक है ना, वहां सम्मेलन हुआ, उस वहां पर जो है IBRD कहीं न कहीं जो है, जो आज जो है हम उसको विश्व बैंक के रूप में जानते हैं। नेक्स्ट, वस्तु एवं सेवा कर द्वारा निम्नलिखित में से किस कर को समाप्त कर लिया गया? संपत्ति कर है, कॉर्पोरेट आज भी एक आयकर इनकम टैक्स देते हैं ना अभी भी, ये नहीं है। वैल्यू एडेड टैक्स, ये नहीं है। इसको जो है कहीं न कहीं उसके अंदर ही शामिल कर दिया गया। कहीं न कहीं जो है आपको पता ही है, जैसे कि यहां पर स्टील है, यहां आयरन है ना, आयरन है। आयरन से जो है क्या बन गई? कार बना दी गई। तो उससे पहले आयरन था या आयरन के अंदर कोई बॉक्स फिट कर लिया या फिर कोई भी सामान, तो अंतिम रूप से जो है कार का मूल्य लिया जाएगा, ना कि इनका अलग अलग। ठीक है ना। तो वैल्यू एडेड टैक्स को हटा दिया गया। नेक्स्ट, उत्तराखंड में वैट को भाई कब किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? बताओ। वैट सबसे पहले है ना फ्रांस में शायद जो है शुरू हुआ था, लेकिन यहां पर उत्तराखंड का पूछ रहे हैं। उत्तराखंड में कब चालू हुआ था? बताइए। वैट कौन सा प्रश्न है? 75। उससे पहले कुछ छूटा है क्या? एक प्रश्न छूट गया शायद।
हाँ ये रहा कि निम्नांकित में से कौन सा प्रतिष्ठान उत्तराखंड में स्थित नहीं है? CBRI ये है, रुड़की में है। ONGC भी है, शायद देहरादून में है। HAL ये नहीं है, तो इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा? ये कहां पे आपका? बेंगलुरु में है ना। ठीक है। और ये आपका BHEL ये कहां पे? ये देहरादून में है, देहरादून में है। और ये आपका हरिद्वार में है ना। ये आपका बेंगलुरु में है, तो ये नहीं है आपका। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं जो अगले प्रश्न की। क्या था कि उत्तराखंड में वैट कब प्रारंभ किया था साथियों? वो 2005 में, सीधा सा फैक्ट है। ठीक है। उत्तराखंड में कितने पर्वतीय जिलों में 2020-21 में चाय विकास कार्यक्रम संचालित किया गया? 9। कितने? सीधा फैक्ट है 9। अब आपको ये ध्यान में रखना है कि जो उत्तराखंड में जो यूके चाय विकास बोर्ड है उसकी स्थापना कब की गई थी? तो चाय विकास बोर्ड की स्थापना जो है आपकी 2004 में की गई थी। कहां पर? उत्तराखंड में। ठीक है, ये ध्यान रखना है एक बस फैक्ट। नेक्स्ट क्या है? उत्तराखंड में निम्नलिखित में से किस प्रकार के बैंकों की संख्या 2020-21 में न्यूनतम थी? जिला सहकारी बैंकों की। आनुवंशिकी विज्ञान के जनक, भाई साहब ये तो 5वीं छठे वाले बच्चे को पूछ लिया जाए आधी रात में उठा के, वो भी बता देगा, क्योंकि कहीं कहीं बुक्स में आपने किताबों में पढ़ा होगा जॉन ग्रेगर मेंडल के बारे में, जिन्होंने मटर के पौधे को लिया था, क्योंकि वो सबसे छोटा पौधा था, छोटी जगह पर बहुत सारे पौधों को कहीं न कहीं उगाया जा सकता था, इसलिए जो है उन्होंने मटर के पौधे को चुनकर कहीं न कहीं क्या करवाया? आपस में क्रॉस करवाया। ठीक है ना। तो यहां पर कहीं है मेंडल, ये रे मेंडल भाई साहब ने को जो है कहीं न कहीं आनुवंशिकता क्या कहा जाता है? जनक कहा जाता है। नेक्स्ट, रामसर स्थल क्या है? ये तो आना चाहिए। 1971 2 फरवरी क्या डेट थी साथियों? 2 फरवरी 1971 को जो है ईरान के रामसर में जो है कहीं न कहीं आर्द्र भूमि को संरक्षित करने के लिए एक सम्मेलन हुआ था। तो रामसर स्थल क्या है बताओ? अंतर्राष्ट्रीय महत्व का स्मारक नहीं है, आर्द्र भूमियां, मैंने बोल दिया अभी बताया था आपको, आर्द्र भूमियों के संरक्षण को लेके 2 फरवरी 1971 में जो है ईरान के रामसर में सम्मेलन हुआ। ठीक है साथियों, ऐसा प्रश्न आ जाए कि आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है, तो आंसर क्या हो जाए? वर्ल्ड वेटलैंड डे, है ना। तो 2 फरवरी हो जाएगा आंसर। 2021 का रसायन मतलब नहीं है, फिर भी फैक्ट है, ध्यान रखो। उसका आंसर जो ये था, कहीं कहीं इन्होंने अणुओं के बीच में कोई शोध किया था, इस वजह से इनको मिला था। बेंजामिन लिस्ट एवं डेविड मैकमिलन को। नेक्स्ट, सॉरी, हाँ ये अच्छा प्रश्न है कि भाई 26वां कहां हुआ था? COP 26 ग्लासगो में हुआ था। और अब जो परीक्षा में आ सकता है वो ये COP का मतलब क्या हुआ? कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, है ना। COP 27 कहां हुआ था? मिस्र के अर्ल शर्म शेख ऐसा कुछ नाम था। ठीक है ना। तो ये मिस्र में हुआ था। ठीक है 27। और 28 कहां होगा भविष्य का? ये 24 में हुआ था, अरे 23 में हुआ था, है ना। अगला जो है वो कहां होगा? COP 28 कहां होगा साथियों बताओ? दुबई में होगा। कहां पर होगा? दुबई में। ये जानना जरूरी है। ठीक है ना। आपका 26 का ग्लासगो में हुआ था और 27 का आपका कहां हुआ था? मैंने बताया मिस्र में हुआ था ना। शर्म अल शेख करके जगह थी, वहां पर शर्म अल शेख, राइट है। ठीक है वहां पर। और 28 का आपका दुबई में होगा। कहां पे होगा? दुबई में। गॉट इट। नेक्स्ट, ये क्या है?
अंतर्राष्ट्रीय संस्था जो WWF है, प्रकृति के लिए विश्व व्यापक कोष जो है, कहीं कहीं प्रकृति के संरक्षण को ध्यान में रखता है। तो उसका चिन्ह क्या है, प्रतीक चिन्ह क्या है? उसका प्रतीक चिन्ह है साथियों मां काय पांडा। ठीक है, ये संस्था क्या करती है? ये संस्था पर्यावरण संरक्षण करती है। बस इतना ध्यान में रखना है आपको। अगला जो है, इसकी स्थापना की बात करते हैं। तो इसकी स्थापना कब हुई थी साथियों? 1961 में हुई थी। और हेडक्वार्टर की बात करते हैं तो ग्लैंड स्विट्जरलैंड है ना, स्विट्जरलैंड में जो है इसका हेडक्वार्टर है, मुख्यालय है। ठीक है, स्थापना 1961 में हुई थी, हेडक्वार्टर ग्लैंड स्विट्जरलैंड में। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। वर्तमान में भारत गणराज्य का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार, भाई ये तो बच्चे बच्चे को आता है, भारत रत्न है ना। कहाँ है ये रहा भारत रत्न। भारत रत्न की स्थापना या शुरुआत कब हुई थी इन पुरस्कारों की साथियों? 1954 में हुई थी, है ना, 1954 में हुई थी। CV रमन को दिया गया था, राधा कृष्ण को दिया गया था, C राजगोपालाचार्य जी को दिया गया था, है ना। इन लोगों को भारत रत्न दिया था, पहला भारत रत्न। और 2024 में जो है आपको ध्यान में रखना है कि किन किन को जो है भारत रत्न दिया गया था। एक तो LK आडवाणी जी को दिया गया था, एक आपके कर्पूरी जी ठाकुर को दिया गया था, और किसको दिया गया था? और भी 2 लोग थे, बताइए कौन कौन से? MS स्वामीनाथन जी को दिया गया था। और किसको दिया गया था? कहीं कहीं पूर्व प्रधानमंत्री PV नरसिम्हा राव को दिया गया था। तो 2024 में भारत रत्न लेटेस्ट जो दिए गए, परीक्षा में पूछ सकते हैं ऑप्शन में। तो मैं वापस बता दूं, कर्पूरी जी ठाकुर, LK आडवाणी जी, और आपके PV नरसिम्हा राव, और आपके MS स्वामीनाथन जी को। ठीक है, इसमें क्या दिया जाता है? कहीं कहीं एक पदक और प्रशस्ति पत्र दिया जाता है, धनराशि इसमें नहीं दी जाती है। यदि पूछे भारत रत्न से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए, तो विचार में जो है आपको एक ऑप्शन दे सकते हैं कि भाई जो है यहाँ पर जो है 1 लाख रुपए दिए जाते हैं, या 5 लाख या 10 करोड़ दिए जाते हैं, गलत हो जाएगा। धनराशि नहीं दी जाती है, यहाँ प्रशस्ति पत्र दिया जाता है और दिया जाता है आपका पदक। ओके, तो भाई ये तो पहला हो गया सर्वोच्च, ये आपका सेकंड हो जाएगा, है ना, ये आपका थर्ड हो जाएगा, और ये आपका कहीं न कहीं फोर्थ हो जाएगा। सुदूर संवेदन तकनीक में निम्न में से किसका विद्युत चुंबकीय तरंगों का उपयोग किया जाता है? नेक्स्ट, झूम क्या है? झूम 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 भाई, झूम आना चाहिए। तो ये क्या है? स्थानांतरित कृषि है। कहीं न कहीं किसान क्या करते हैं, जंगलों में जाते हैं, वहां पर जो है पेड़ पौधों को काटते हैं, काटने के बाद में वहां पर उनको जलाते हैं, जलाने के बाद में कृषि करते हैं। जलाने के बाद में जो राख होती है, कहीं न कहीं मृदा की उर्वरा शक्ति को कहीं न कहीं बढ़ाती है, और बाद में वो जो है निपट जाते हैं, उर्वरा शक्ति कम हो जाती है, तो वहां से छोड़ के दूसरी जगह जाते हैं, दूसरी जगह वापस वही चीज करते हैं। तो इसको बोलते हैं अदल बदल कर बोते हैं, स्थानांतरित कृषि कहलाती है, इसको झूम कृषि कहते हैं। तो ये क्या है? झूम क्या है? कृषि की एक पद्धति है ना, लोक नृत्य नहीं है, झूम झूम करके नाचना नहीं है। आंसर इसका डी है। जिस पदार्थ में बड़ी संख्या में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं और कम प्रतिरोध या रेजिस्टेंस होता है, वो चालक कहलाता है। ये चालक आंसर। नेक्स्ट, प्रकाश की गति जो है अधिकतम निर्वात में होती है। ओके, कितनी होती है आप कमेंट सेशन में लिखेंगे। जंतु को, किस जंतु को जो है भूमि का कृषक कहा जाता है, या जोतने वाला कहता है, या किसान का मित्र भी कहते हैं? भाई इसको कौन है? केंचुआ। ये क्या करता है? डिकम्पोज करता है। कहीं न कहीं ये भूमि की उर्वरा शक्ति बनाने वाली मिट्टी को डिकम्पोज करता है, उर्वरा बनाता है ना। वर्मी कंपोस्ट, देसी खाद, है ना। नेक्स्ट, स्कर्वी रोग, विटामिन सी, है ना, विटामिन सी। विटामिन ए से क्या होता है? रतौंधी होता है। B12 से क्या होता है? कहीं न कहीं जो RBC होती है, वो उसकी कोशिकाएं होती है, वो कहीं न कहीं जितनी उनकी साइज होती है उससे ज्यादा बड़ी हो जाती है, विकृत हो जाती है इसकी कमी से। डी से क्या होता है? रिकेट्स होता है ना। रिकेट्स पढ़ा होगा आपने, बच्चों में होता है रिकेट्स, है ना।
नेक्स्ट, पशुओं में जो है कृत्रिम गर्भाधान में प्रयुक्त शुक्राणुओं को किस में संग्रहित किया जाता है? भाई कौन सी गैस भरी होती है चिप्स की थैली में? प्रिजर्वेशन के लिए, संरक्षण के लिए, खाद्य पदार्थों वगैरह उनको कौन सी गैस का यूज करते हैं? नाइट्रोजन का करते हैं। तो यहां पर भी आंसर क्या हो जाएगा? नाइट्रोजन हो जाएगा। ठीक है ना, तरल नाइट्रोजन का यूज किया जाता है। इससे क्या होता है, शुक्राणु कहीं न कहीं जो है लिक्विड फॉर्म से सॉलिड फॉर्म में हो जाते हैं, और जब यूज में लिया जाता है तो वापस उसको कहीं न कहीं द्रव में या तरल में बदल दिया जाता है, उसके बाद में उपयोग में लिया जाता है। ठीक है ना, यानी जब इसमें रखेंगे तरल नाइट्रोजन में, तब जो है कहीं न कहीं वो फ्रीज हो जाएंगे, सॉलिड फॉर्म में हो जाएंगे, वहां पर पड़े रहेंगे। जब उसका यूज होगा तब उसको वापस लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे और बाद में उसका यूज किया जा सकता है। ठीक है साथियों, नेक्स्ट, निम्न में से किस रासायनिक ग्रुप में सेल्यूलोज शर्करा में होता है जी? आंसर 92 कह रहा है आनुवंशिक अभियांत्रिकी प्रयोगों में अत्यंत उपयोगी 2 जीवाणु। 12th क्लास की एनसीईआरटी पढ़िए, आपको वहां मिल जाएगा ई कोलाई। ई कोलाई को हिंदी में कहते हैं पूरा एस्चेरिचिया कोली और एग्रोबैक्टीरिया। तो ई कोलाई, ई कोलाई ये जो होता है कहीं न कहीं आनुवंशिक अभियांत्रिकी में या साइंस टेक में काम आने वाले जीवाणु है। ये कहीं न कहीं किसका काम करते हैं साथियों? बताइए। ये कहीं न कहीं अभिक्रिया को जो है चलाने में जो है कहीं न कहीं माध्यम का काम करते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। नेक्स्ट, 2 जैविक समुदायों के मध्य का संक्रमण क्षेत्र कहलाता है इकोटोन। क्या होता है भाई? इकोटोन। इकोटोन एक ऐसा क्षेत्र है जैसे कि ये है ए और ये बी। ठीक है, तो ए और बी, ये ए क्षेत्र है, ये बी क्षेत्र है, लेकिन ये जो क्षेत्र है ये वाला, तो इस क्षेत्र में जो है कहीं न कहीं ए के गुण भी है और बी के गुण भी है, तो इस क्षेत्र को कहेंगे इकोटोन। क्या कहेंगे साथियों? इकोटोन। तो यहां क्या दिया गया? 2 जैविक समुदायों के मध्य संक्रमण, है ना, 2 जैविक समुदाय, उनके मध्य जो संक्रमण क्षेत्र है, दोनों के गुण जो है यहां पर एक ही स्थान पर देखने को मिल रहे हैं, इसको बोलेंगे इकोटोन। आशा करता हूं कि समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट, यदि कोई एक इनपुट हाई तथा आउटपुट भी हाई है तो गेट है। कौन सा गेट होगा बताओ? उससे पहले बता देता हूं, वो होगा साथियों ओर गेट। कैसे? ये ओर गेट का कहीं न कहीं सिंबल है, यहां ए है, यहां बी है। ठीक है, यहां ए प्लस बी इज इक्वल टू 1, कुछ भी है, यहां पर 1 है तो वहां पे भी 1 हो जाएगा। अब यहां पे ध्यान रखना है, क्या होता है कि जब इसमें इनपुट और आउटपुट, यदि इनपुट आपका, अब ए और बी की बात करनी पड़ेगी, इसको ये सिंबल ध्यान में चल गया साथियों? कुछ भी नहीं, सीधा सा समझना है। इनपुट आउटपुट, इनपुट है आपका लो, आउटपुट भी है लो, तो आएगा लो निकल गए। ठीक है, जब आपका इनपुट जो है वो आया हाई, आउटपुट है आपका लो, तो भी हाई होगा। ठीक है, जब आपका इनपुट जो है लो है और आपका आउटपुट क्या है? हाई है, तो क्या आएगा? हाई आएगा। और जब इनपुट आपका हाई है, आउटपुट भी क्या है आपका? हाई है, तो भी क्या आएगा? हाई आएगा। बस यही प्रश्न पूछा था, ये ही प्रश्न पूछा था। ठीक है, ये सेम कि भाई आपका इनपुट जो है हाई है, आउटपुट हाई है, तो क्या आएगा? कंक्लूजन क्या रहेगा? तो कंक्लूजन आपका हाई रहेगा। ठीक है,
बढ़ते हैं प्रश्न की ओर। कहां पर बात कर रहे थे? यहां पर। ठीक है, समझ में आ गई बात? तो इसका क्या होगा, जब इनपुट हाई है आउटपुट हाई है तो गेट कौन सा होगा? आपका OR गेट होगा। ठीक है, नेक्स्ट। हाँ ठीक है, क्या कह रहा है? दिए गए लॉजिक सर्किट में, अब देखो ये मैंने जो है आपको ये वाला भी करवाया, ठीक है ना? ये क्या OR गेट है, OR गेट का सिंबल है ये किसका, कौन से गेट का सिंबल है साथियों? अच्छे से दिख रहा होगा यहाँ पे, OR गेट का। और ये जो है सिंबल है नंद गेट का, NAND, नंद गेट का जो है सिंबल है। इसने पूछा कि इसका क्या आंसर आएगा, तो बताइए क्या आंसर आएगा? तो नंद गेट में क्या होगा? A इंटू 1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? A आ जाएगा यहां से निकल के। यहां पर क्या आ जाएगा? B प्लस 1 इज इक्वल टू आ जाएगा 1। ठीक है, तो यहां पर A प्लस 1, A प्लस तो C इज इक्वल टू पूछा ना, C इज इक्वल टू होता है A प्लस 1 इज इक्वल टू हो जाएगा 1। किसके हो जाएगा? 1 के हो जाएगा। तो 1 कहां पर है? B में। ठीक है, तो ये नंद गेट और ये है OR गेट, तो इनका दोनों का जो है आउटपुट जो है कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। कितना आउटपुट आएगा? 1 आएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? B हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट। क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर सिस्टम में प्राथमिक होती है? कंप्यूटर सिस्टम में सबसे जो दिमाग है कंप्यूटर सिस्टम का, क्या बोलेंगे उसको? रैम बोलेंगे, रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, ये जो CPU होता है साथियों, ये कंट्रोल यूनिट का कार्य निम्न में से कौन करता है? डिकोड। क्या हो जाएगा 98 का? बताइए। डिकोड प्रोग्राम सुरक्षा होगा इसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट। कंप्यूटर की शब्दावली है। मेती आंदोलन के जनक कौन थे? कल्याण सिंह रावत जी थे। मेती आंदोलन जो है, मैथ जो होता है, मैथ नहीं, मैथ जो है पहाड़ी में मैथ को बोलते हैं मायका। क्या बोलते हैं साथियों? मायका। जब क्या होता है, किसी लड़की की शादी होती है उत्तराखंड में, ठीक है, तो वहां पर क्या होता है कि शादी जब फेरे वेरे हो जाते हैं, मंत्रोच्चार हो जाता है, उसके बाद में बेटी के द्वारा जो कन्या होती है उसके द्वारा वृक्ष लगाया जाता है। ठीक है, उस वृक्ष को वो उसके बाद ससुराल चली जाती है। जो वृक्ष है उसके द्वारा लगाया जाता है, उसी को जो है मेती आंदोलन कहा जाता है। इसकी शुरुआत इन्होंने करी थी और उस पेड़ को जो है पालने पोसने या बड़ा करने का काम जो है मायके वालों का होता है। तो ये आंदोलन किसने चालू किया था साथियों? कल्याण सिंह रावत जी ने किया था। ठीक है, अब यहां पर 100वां प्रश्न क्या? उत्तराखंड में किस स्थान पर भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने एक डॉपलर वेदर रेडार स्थापित किया गया था? भाई कहां किया था? मुक्तेश्वर में किया था। मुक्तेश्वर कहां पर है आपका? नैनीताल में। ठीक है, तो इसका भी हो गया। नेक्स्ट जो है भाई, ये क्या है? मतलब डॉपलर वेदर रेडार क्या होता है? ये क्या करता है? सपोज दैट कहीं पर बादल फटने या फिर बारिश आने की संभावना को जो है कहीं न कहीं ये रेडार जो है 3 घंटे पहले ही सूचना दे देता है, ताकि जान माल की हानि से बचा जा सकता है। तो ये कहां पर स्थापित किया गया साथियों? कहीं न कहीं मुक्तेश्वर। कहां पे? नैनीताल में। ठीक है, अभी भी आपने सुना होगा कि जो उत्तराखंड में जो है कहीं न कहीं भूस्खलन जो है सबसे ज्यादा होता है। वो कौन सा क्षेत्र है साथियों जहां पर 2023 में जो है वो पूरा का पूरा समाचार पत्रों की सुर्खियों में रहा था? कौन सा क्षेत्र था बताओ कमेंट सेशन में। जल्दी से, ये आपका काम है और उस क्षेत्र के बारे में पढ़ना भी जो है आपका काम है अच्छे से। ठीक है, बच्चा जानता है उसके बारे में? जरूर लिखेंगे कमेंट सेशन में।
भारत में वन अनुसंधान संस्थान की स्थापना कब हुई थी? ये तो आना चाहिए साथियों, बताइए कब हुई थी? उन्नीस सौ 6 में हुई थी। कहां पर, कहां पर स्थित है ये? देहरादून में, है ना। ये जो है भारत का सबसे बड़ा वन अनुसंधान संस्थान है देहरादून में। वो कहीं न कहीं जो है वनों से संबंधित नई नई खोज करना, सर्च करना, रिसर्च करना जो है यहां पर होता है। केदारनाथ वन्य जीव अभ्यारण्य में किस जंतु को संरक्षण हेतु स्थापित किया गया? बताओ। केदारनाथ को जो है ये आपका वन्य जीव अभ्यारण्य है, इसमें जो है किस जंतु को के संरक्षण के लिए इस अभ्यारण्य को स्थापित किया गया है? बताओ। कस्तूरी मृग। कस्तूरी मृग की नाभि से क्या निकलता है? बताइए, ठीक है ना। तो इस कस्तूरी मृग को जो है के संरक्षण के लिए जो है, तो इसकी आयुसीएन जो है हमें कहीं न कहीं याद होनी चाहिए साथियों। तो बताइए कस्तूरी मृग की आयुसीएन क्या होगी? जल्दी से बताइए, फटाक से कमेंट सेशन में लिखिए जल्दी से। ये संकटग्रस्त है, ठीक है। और हिम तेंदुआ कहीं न कहीं संवेदनशील यानी वल्नरेबल है। हाथी, अब हाथी की बात करते हैं ना साथियों, तो हाथी एक होता है अफ्रीकी हाथी और एक है एशियन हाथी। इन दोनों की आयुषीयन अलग अलग है। ये तो संकटग्रस्त है, मतलब बिल्कुल क्रिटिकल इंडेंजर्ड है, और ये एशियन जो है कहीं न कहीं लुप्त प्राय है, लुप्त प्राय। ये ध्यान में रखना, पूछते हैं। और ये जो है ये लिस्ट कंसर्न है ना, मोनाल। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है? उत्तराखंड का राजकीय वृक्ष कौन सा है साथियों? बुरांस है, रोडोडेड्रॉन, है ना। ये क्या काम आता है साथियों? कहीं न कहीं ये औषधीय जो है पौधा है, और ये हार्ट की डिजीज होती है उसमें काम आता है, ठीक है। आगे क्या लिखा हुआ है? नोबेल शांति पुरस्कार 2021 का किसको मिला था? मारिया रेसा और दमित्री मुरातोव को, ठीक है, बिल्कुल सही है। इन्होंने क्यों मिला था भाई इनको? कहीं न कहीं जो है इन्होंने फ्रीडम ऑफ स्पीच के बारे में जो है कार्य किया था, और कहीं न कहीं ये दोनों जो है क्या है, पत्रकार है ना। नेक्स्ट, इसलिए मिला था। अन्नपूर्णा पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला प्रियंका मोहिते थी। ये माउंट एवरेस्ट पर भी चढ़ चुकी हैं शायद 2013 में, है ना। और ये जो है माउंट ल्योत्सो जो कि कहां पर स्थित है? कहीं न कहीं तिब्बत और नेपाल की बाउंड्री पर स्थित है। ये विश्व की चौथा सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है, माउंट ल्योतो। स्वर्गीय लता मंगेशकर को जो है भारत का, मंगेशकर जी को भारत का सर्वोच्च नागरिक, अभी बात करी थी भारत रत्न के बारे में, कब मिला था साथियों? इनको 2001 में मिला था। मैंने बताया, क्या बताया था इसको? स्थापना 1954 में। किन किन को दिया था ये भी बता दिया था मैंने। इसमें धनराशि नहीं मिलती है, क्या मिलता है? पदक और प्रशस्ति पत्र मिलता है, ठीक है। और ये कौन थी भाई? लता मंगेशकर जी स्वर कोकिला थी, मतलब मिताली एक्सप्रेस एक नई यात्री रेल जिसका हाल ही में उद्घाटन किया गया था, मतलब तब किया गया था। ये ढाका को किस भारतीय शहर से जोड़ती है? बंगाल का, वेस्ट बंगाल का जो है न्यू जलपाईगुड़ी से जोड़ती है। फैक्ट था ये। द वर्ल्ड बीनीथ हीट फीट किसकी जीवनी है भाई? ये है पुलेला गोपीचंद की। ये कहीं न कहीं अपने बैडमिंटन के जो है कोच है, और इनकी जीवनी है ये, ठीक है, पुलेला गोपीचंद जी, ठीक है ना। ये बैडमिंटन खिलाड़ी और कोच है, पहले खिलाड़ी थे अब कोच है, सीधी सी बात है। किस भारतीय डॉक्यूमेंट्री को ऑस्कर 2022 के लिए निम्नांकित किया गया था? बताओ कौन सी डॉक्यूमेंट्री थी 2022 में? क्या आंसर होगा बताइए?
एक बार चेक कर लेना आप भी, राइटिंग विद फायर होगा, ठीक है, चेक कर लेना आप एक बार। मेरे हिसाब से जो है राइटिंग विद फायर होना चाहिए। नेक्स्ट, किस भारतीय राज्य ने जनवरी 2022 में छात्र स्टार्टअप, मेरे पास केवल जो है पेपर है, आंसर नहीं है, ठीक है, इस वजह से जो है थोड़ा डाउट है, आप जो है इसको ध्यान में रखना। तो बात करें तो किस भारतीय राज्य ने जनवरी 2022 में छात्र स्टार्टअप नवाचार नीति 2.0 शुरू की थी साथियों, गुजरात ने की थी। इसमें क्या होगा कि नवाचार में जो है कहीं न कहीं स्टूडेंट्स को, छात्रों को कहीं न कहीं आर्थिक रूप से सक्षम बनाना, ठीक है ना, गुजरात में शुरू की गई थी। नेक्स्ट, जंगली हाथियों को रेलवे ट्रैक से दूर करने के लिए पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे ने, ठीक है ना, अपनाई गई अनूठी पहल का नाम क्या था साथियों? प्लान बी था। इसमें क्या किया जाता था, रेलवे ट्रैक पर साथियों जो बीज होती है, मधुमक्खियां होती है, तो मधुमक्खियां जो गुंजार करती हैं, बी की ध्वनि, जो मक्खियों को सुना होगा, मधुमक्खियों को आपने कैसे भिनभिनाती है, तो वो आवाज, तो कहते हैं ना एक बड़े से हाथी को एक छोटी सी चींटी जो होती है वो मार देती है। तो साथियों कहीं न कहीं 600-700 मीटर दूर हाथी यदि आ रहे हैं तो उनके कानों में इसकी आवाज चली जाती है ना, तो वो कहीं न कहीं रेलवे ट्रैक से दूर रहते हैं। तो पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे द्वारा ये नया जो है नई पहल थी, इसका नाम था प्लान बी, ठीक है। विश्व रैपिड शतरंज 2021 किसने जीता था साथियों? ये जीता था नोदिरबेक अब्दुल सत्तोरेव ने, ठीक है ना, कहीं न कहीं फैक्ट है, एकदम प्योर। विश्व ओजोन दिवस यूएन द्वारा घोषित किया गया था कि 16 जो है सितंबर को, शायद जो है 1994 को ये घोषित किया गया था कि 16 सितंबर को अपन ओजोन डे मनाएंगे। साथियों ओजोन डे जो है 16 सितंबर को मनाया जाता है। इसके साथ में आपको ओजोन परत के बारे में ये ध्यान में रखना है कि कहीं न कहीं ये जो है अम्ब्रेला ऑफ द अर्थ है, यानी इसको धरती का छाता कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि सूर्य से आने वाली हानिकारक पैराबैंगनी किरणों से हमारी कहीं न कहीं रक्षा रखती है, क्योंकि जो पैराबैंगनी किरणें होती हैं वो स्किन डिजीज की एक स्किन डिजीज के लिए हानिकारक होती है, स्किन डिजीज कर देती है। तो कहीं न कहीं जो है साथियों ओजोन जो होती है वो गुड ओजोन और बैड ओजोन दो प्रकार की होती है, ठीक है। जो ऊपर की परतों में ओजोन वो गुड ओजोन है, बैड ओजोन जो है कहीं न कहीं सौर मंडल में ये क्या करती है, कहीं न कहीं CO2 को कहीं न कहीं कैप्चर करती है, ऑब्जर्व करती है, फलस्वरूप ये तापमान को जो है बढ़ाए रखती है पृथ्वी पर, ठीक है ना। और कहीं न कहीं जो पैराबैंगनी किरणें जो नीचे की ओर जो है अपने कहीं न कहीं दीर्घ तरंगे हैं उनको कहीं न कहीं वापस वायुमंडल में जाने से रोकती है, तो उसको बैड ओजोन कहा जाता है। तो ओजोन हानिकारक भी है और फायदेमंद भी। फायदेमंद वो है जो ऊपर की और है कहीं न कहीं आपकी समताप मंडल में वो पैराबैंगनी किरणों को रोकती है। धरती पर जो है वो बैड ओजोन है, वो इसलिए है कहीं न कहीं दीर्घ विकिरण किरणें जो भी होती है उनको क्या करती है, वायुमंडल में जाने से रोकती है, फलस्वरूप धरती का तापमान बढ़ जाता है। तो भाई कब मनाया जाता है दिवस आपका? 16 सितंबर को। निम्नलिखित समाचार पत्रों में से किसने प्रतिष्ठित लोक सेवा श्रेणी में पुलित्जर पुरस्कार जीता था? 22 वाले अखबार ने, द न्यूयॉर्क टाइम्स ने। नेक्स्ट क्या है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है? 2020 में टोक्यो ओलंपिक हुआ था, बिल्कुल हुआ था। भारत ने 7 पदक हासिल किए थे, 1 स्वर्ण था, 2 रजत थे और आपके 4 कांस्य थे। पीवी सिंधु जी को कांस्य मिला था, सही है। बजरंग पूनिया जी को भाई कांस्य ही मिला था, रजत नहीं मिला था, तो ये आंसर होगा हमारा। नहीं पूछा ना, मीराबाई चानू को रजत मिला था, सही है। नीरज चोपड़ा भाला फेंक पता है, तो इनको मिला था स्वर्ण, बिल्कुल सही है, ठीक है। तो 1 स्वर्ण मिला था, वो भी नीरज चोपड़ा जी को मिला था, और 2 आपके रजत मिले थे, 4 कांस्य मिले थे। बजरंग पूनिया जी जो है कहीं न कहीं रेसलर है ना, उनको जो है आपका कांस्य मिला था। भाई भारत में मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय की स्थापना किस स्थान पर की जा रही है? मेरठ में की जा रही है।
मेरिट है ना, मेरिट है। उस समय जो है, अब तो की गई है 2017, सॉरी 117। क्या कह रहा है, दिसंबर 2020 में गृह मंत्रालय ने सशक्त, एस्फा की बात हो रही है, एस्फा 1958 के अंतर्गत निम्नलिखित में किस राज्य को 6 महीने के लिए अशांत, आसपास साथियों जो है 7 बहनों के नाम याद रखो और एक आपका जम्मू कश्मीर याद रखो, ठीक है। इन पर ही, इन क्षेत्रों पर ही लगाया जाता है। तो झारखंड तो होगा नहीं, ये भी होगा नहीं, ये भी होगा नहीं, तो आंसर क्या हो जाएगा, बी। अब पूरी 7 बहनों पर नहीं लगाया गया है। 7 बहनें, 7 सिस्टर किसे कहेंगे, जो नॉर्थ ईस्ट के राज्य हैं उनको कहेंगे, है ना। उसमें ध्यान रखना है नीचे वाले राज्यों को। सबसे पहले आएगा मेघालय, उसके बाद में आपका त्रिपुरा, उसके बाद में आपका आएगा मिजोरम। इसको छोड़कर, इनको छोड़कर जितने भी 4 शेष बचे हैं उन पर आसपा लगाया जाता है, ठीक है। और उसके साथ में आपने कहा सर ये कौन सा, जम्मू कश्मीर, है ना। 4 वो, 1 जम्मू कश्मीर, 5 क्षेत्र या 5 राज्य ऐसे है, ठीक है ना, जिसमें क्या लगाया जाता है, आपका आसपा लगाया जाता है, ठीक है। 4 राज्य और 1 यूटी हो जाएगा ना। नेक्स्ट, निम्न में से भारत के किस रेलवे स्टेशन को हाल ही में निजी क्षेत्र की सहभागिता के साथ एयरपोर्ट की तरह की आधुनिक सुविधाओं वाला बनाया गया है, तो भाई कौन सा है वो, रानी कमलापति स्टेशन भोपाल, इसको बनाया गया था, उस समय का करंट था ये। नेक्स्ट, अच्छा प्रश्न करते हैं, इसको सुमेलित करना है, करो सुमेलित भाई। गूगल के आपके कौन, ये तो याद होना चाहिए मुख्य जुबान। गूगल के हैं आपके सुंदर पिचाई 2 नंबर, माइक्रोसॉफ्ट सत्या मंडेला है, ट्विटर के आपके पराग अग्रवाल जी, ये तो एकदम सही लिखा हुआ है। और ये आपके एडोबे क्या होता है, शांतनु नारायण, ये भी सही है। एडोबे होता है फोटोग्राफी, मतलब ऐसे करके कोला, मतलब कुछ भी जो है फोटोग्राफी को से संबंधित है एडोबे, है ना। तो क्या हो जाएगा, 2-1, कहाँ है 2-1, 2-1 3 4, ये बी हो जाएगा। फिर 120वां प्रश्न क्या है कि नवंबर 2021 में प्रधानमंत्री जी जो है एशिया के सबसे बड़े हवाई अड्डे का शिलान्यास कहां किया, नोएडा, ठीक है। नेक्स्ट, गंगा सागर मेला कहां लगता है, पश्चिम बंगाल में लगता है साथियों। जब हुगली नदी, गंगा नदी जो है कहीं न कहीं सागर में मिल जाती है, तो उस पॉइंट पर गंगा सागर मेला लगता है। कब लगता है, लगभग मकर संक्रांति वाले दिन लगता है, ठीक है, पश्चिम बंगाल में लगता है। गंगा सागर इसलिए कहते हैं क्योंकि गंगा कहीं न कहीं सागर में जाके मिल जाती है, इसीलिए उसको गंगा सागर मेला कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ चलचित्र यानी ड्रामा के लिए गोल्डन ग्लोब अवार्ड जीता था, कौन सी थी भाई, द पावर ऑफ डॉग, यही होना चाहिए, पावर ऑफ डॉग। बताइए, जल्दी बताइए, ठीक है, पावर ऑफ डॉग, है ना। कमेंट सेशन में फटाक से लिखो, सही है, द पावर ऑफ द डॉग, है ना। नेक्स्ट, ये तो आने चाहिए भाई, शास्त्रीय नृत्य, ये तो आने चाहिए बिल्कुल, हर प्रश्न हर परीक्षा में पूछते हैं इसको। भरतनाट्यम कहाँ कहाँ है साथियों, बताओ जल्दी से फटाक से, भरतनाट्यम आपका कहाँ कहाँ है, जल्दी 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 जल्दी। तमिलनाडु का है, कथक आपका यूपी का है, कुचिपुड़ी कहाँ का है आपका, आंध्रा कहाँ गया, ये रहा आंध्र प्रदेश का है। मोहिनीअट्टम आपका केरल का है, केरल कितने नंबर पे, 3 पे है। 2 1 4 3, 2 1 4 3, 2 1 4 3, सी आंसर हो जाएगा। ऐसे ऐसे नहीं करना है, ठीक है, ऐसे करना है ताकि परीक्षा में कभी गलत ना हो। यहाँ लेंस लगा के बाद में देखना ना पड़े कि ये क्या करा है हमने। ऋग्वेद में सर्वाधिक मंत्र जो है आपके इंद्र के लिए थे, 250 सूक्त,
ठीक है। और ऋग्वेद में इंद्र को क्या कहा गया है? पुरंदर कहा गया है। पुरंदर का मतलब होता है कहर ढहाने वाला या आपके दुर्गों को ढहाने वाला। ठीक है, तो सबसे ज्यादा जो है बात हुई है इंद्र की। ठीक है, बाकी अग्नि भी है, वरुण भी है ना, मित भी है। जैन परिषद, पहली जैन परिषद कहां हुई थी? पाटलिपुत्र में। स्थूलभद्र जो है इसके क्या थे? अध्यक्ष थे। दूसरी कहां हुई थी साथियों? वल्लभी में हुई थी। वल्लभी कहां पर है? गुजरात में है ना, गुजरात में। अध्यक्ष कौन थे? क्षमा शर्मण थे। ठीक है, नेक्स्ट। किस नाटक की रचना हर्ष वर्धन ने की थी? प्रियदर्शिका की थी। ठीक है, देवी चंद्रगुप्तम की किसने की थी? बताइए। विशाख दत्त ने। हर्षचरित्र किसने करी थी? हर्षचरित्र। हर्षवर्धन के दरबार में कौन था? जल्दी से बताओ। कादंबरी भी। कमेंट सेशन में लिखो, ये तो आने चाहिए आपको, बहुत ही इजी है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा राजवंश महिला शासक रुद्रमा देवी से संबंधित है? कौन सा वंश था रुद्रमा देवी से संबंधित? बताइए। काकतीय वंश। ठीक है, नेक्स्ट। लीलावती के लेखक जो भास्कर द्वितीय थे वो गणितज्ञ थे। बिल्कुल सही है, मूर्तिकार नहीं थे। वह धार्मिक पुस्तक जिसमें कृषि के 8 विभिन्न अवस्थाओं के बारे में बताया है वो है मिलिंद पलव। नेक्स्ट, मिलिंद पलव में क्या हुआ है पता है? मिलिंद और जो है नागसेन के बीच में वार्तालाप हुई है। शक क्षत्रप काल में सोने चांदी के जो सिक्के थे उनका अनुपात क्या था? 1:35। और सबसे शुद्ध जो थे वो थे कुषाणों के समय खरे सोने के बने हुए। गधैया क्या था भाई? सिक्का था। ठीक है ना, जो कि 7वीं शताब्दी से लगाकर 12वीं शताब्दी तक चला था। ठीक है, और इसमें एक साइड में जो है कहीं न कहीं अग्नि का फोटो होता था, है ना। उदयन जीरल जो था किस वंश से था? शेर शासक था। साथियों, ये जो भी वंश है ना, इनका कर्म याद रखना है, कौन सा कब आया था। ठीक है ना, वो आप करेंगे काम। वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा, परीक्षाएं भी आने लगे है, इसलिए मैं सारे ऑप्शन जो है, पहला सेशन देखा होगा, सारे ऑप्शन मैंने बताए, लेकिन इस सेशन में थोड़ी सी मैं भी जल्दबाजी कर रहा हूं, माफी चाहता हूं। इसलिए क्योंकि परीक्षा नजदीक है आपकी, तो कहीं कहीं मुझे ये पूरा भी करना है। ठीक है साथियों, नेक्स्ट। राष्ट्रकूट शासक ने एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था। साथियों, राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने जो है कहीं न कहीं महाराष्ट्र के औरंगाबाद में जो है एकास्म, एक पहाड़ी को काटकर एकास्म मंदिर की स्थापना की थी, ऊपर से नीचे। ठीक है, एक पूरी पहाड़ी को काटकर, ठीक है ना, बहुत ही भव्य बनाया था कैलाश मंदिर। ओके, एलोरा में। नेक्स्ट, मौर्य काल में जो है परिणयम क्या था? आपातकालीन कर था। और भी ध्यान रखना है साथियों आपको बलि के बारे में। बलि जो था एक राजस्व कर था। क्या था साथियों? राजस्व कर था। ये ध्यान रखना है, क्योंकि बलि प्रथा नहीं थी, क्योंकि मौर्य काल में बलि थी, यहां पर लिख दिया पशुओं को मारने की, नहीं। ठीक है, बलि आपका राजस्व कर था, बलि या भाग, है ना। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस राष्ट्रकूट शासक ने प्रतिहार शासक नागभट्ट द्वितीय को हराया था? ऐसा कौन था भाई? वो था गोविंद तृतीय था, है ना। ध्रुव के समय में क्या हुआ था? त्रिपक्षीय युद्ध हुआ था। ठीक है ना, किनके बीच में हुआ था बताइए? पाल प्रतिहार, और तीसरा कौन था बताओ? गुर्जर, है ना। गुर्जर प्रतिहार थे और पाल थे, है ना, और तीसरे कौन थे? चोल, है ना, उनके बीच में। नेक्स्ट, कन्नौज को लेके हुआ था ना।
1000 दिनारी किसको कहते हैं? मलिक काफूर को कहते हैं। क्यों, क्या हुआ था? गुजरात, अलाउद्दीन खिलजी का जब गुजरात विजय हुई थी, गुजरात फतह हुई थी, तब मलिक काफूर को 1000 दिनार में, दिनार क्या है? एक मुद्रा थी, है ना, तो 1000 दिनार में इसको खरीदा गया था, ठीक है ना। और ये वही मलिक काफूर है जिसने अलाउद्दीन खिलजी का दक्षिण अभियान को सफल बनाया था, ठीक है। और कहीं न कहीं यहाँ बता दूं, कुतुबुद्दीन ऐबक को जो है कुरान खां कहते हैं। कुरान खां इसलिए कहते हैं क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक जो है, इनको मुख्य जुबान पूरी की पूरी कुरान की आयतें याद थी, इसलिए इनको कुरान खां भी कहा जाता है। क्या कहते हैं साथियों? कुरान खां, है ना, ध्यान रखना है। और ये कहीं न कहीं चौगान या पोलो खेलते हुए इनकी डेथ हो गई थी। निम्नलिखित में से कौन इल्तुतमिश का प्रतिद्वंदी नहीं था? ये था, ये भी था, ये देखो, इसकी बात करो। मलिक अल्तुनिया जो था वो कहीं न कहीं जो है सूबेदार था। किस समय था? जब रजिया सुल्तान थी ना, उस समय था। इसने विद्रोह कर दिया था। विद्रोह में जो है कहीं न कहीं जब उसने चढ़ाई करी रजिया सुल्तान ने, वो हार गई और फलस्वरूप इससे क्या करनी पड़ी? निकाह करना पड़ा या शादी करनी पड़ी। तो ये जो है रजिया के समय में था, इसका संबंध जो है कहीं न कहीं इल्तुतमिश के समय नहीं था, ठीक है। तो ये भी बता दिया मैंने आपको। विजयनगर काल में दक्षिणी भारत में किस नृत्य परंपरा का पहली बार विकास हुआ था साथियों? वो थी यक्षगान। अच्छे से ध्यान में रखना, यक्षगान का संबंध विजयनगर से संबंध है। खजाइन उल फुतूह जो है अमीर खुसरो की रचना है साथियों। और भी कौन सी रचना है वो ध्यान में रखेंगे। अमीर खुसरो को हमेशा जो है पूछा जाता है। नूरजहां और अमीर खुसरो ही एक ऐसे शासक थे जिन्होंने 3-4 शासकों के काल में जो है लगातार उन्होंने जो है अपनी वो मौजूद थे उस समय। नूरजहां जुंटा किसे कहते हैं? यानी इसका सदस्य नहीं था। कौन नहीं था भाई? इत्मादुल्ला या एतमादुल्ला तो था, उसका पिताजी था। आसफ खां, ये उसका भाई था नूरजहां का। महाबत खां, ये नहीं था भाई। खुर्रम भी उसका भाई था। तो ये क्या था? नूरजहां जुंटा क्या था, है ना। एक उन्होंने जो है कहीं न कहीं 1624 शायद, एग्जैक्ट कर लेना आप, 24 में जो ये बनाया था, ग्रुप बनाया था अपना, अपने परिवार वालों के साथ में मिलकर, है ना। तो ये एतमादुल्ला ना, ये पिता है इसका, नूरजहां का। और एतमादुल्ला का मकबरा जो है आगरा में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? पैथिक लॉरेंस जी थे, अलेक्जेंडर थे, क्रिप्स थे, है ना, क्रिप्स मिशन। सर जॉन साइमन नहीं थे, क्योंकि याद होगा आपको 1900, ये कहीं न कहीं जो 1919 का अधिनियम था उसकी कहीं न कहीं उसको देखने के लिए आ रहे थे कि भाई कैसे क्या हो रहा है। जो हमने अधिनियम जो 1919 का था उसमें क्या खोया, क्या पाया, क्या सुधार की आवश्यकता थी, तो उसके लिए आ रहे थे। 1928 पर जो है कहीं न कहीं इनको काले झंडे, साइमन गो बैक के नारे लगाए गए। इसलिए क्योंकि इसमें कोई भी सदस्य भारतीय नहीं था, इस वजह से। तो ये उससे संबंधित है भाई, इसका कैबिनेट मिशन से कोई संबंध नहीं है। नेक्स्ट, भारत में विकेंद्रीकरण जो है लॉर्ड मेयो के हैं, ये रहा लॉर्ड मेयो के द्वारा। साथियों इसी के समय जो है 1872 में प्रथम जनगणना भी हुई थी, ठीक है ना। तो विकेंद्रीकरण इनको जो है श्रेय दिया जाता है। गंगाराम भीमदेव जो दोनों सगे भाई थे, ये जो है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो है इन्होंने शहादत पाई थी। ये उत्तराखंड से संबंध रखते हैं। नेक्स्ट, राजा राम मोहन राय की प्रसिद्ध कृति गिफ्ट टू मोनोथेइस्ट, यानी एकेश्वरवादियों का उपहार भी कहा जाता है। तो कौन सी भाषा में लिखी थी? फारसी भाषा में लिखी थी साथियों। और इसका फारसी में जो है क्या नाम है? फारसी में जो है इसको कहीं न कहीं, फारसी में इसका नाम जो है, बताइए जल्दी बताइए। तुफात उल मुअद्दिन भी कहते हैं, एकेश्वरवादियों का उपहार भी कहते हैं। राजा राम मोहन राय को कहीं न कहीं नव जागरण का अग्रदूत भी कहते हैं, आधुनिक भारत का पिता भी कहते हैं, है ना।
महात्मा गांधी ने किस स्थान पर अनासक्ति योग अनुवाद कार्य जो है पूर्ण किया था? कौसानी में किया था, उत्तराखंड में, है ना। और कौसानी को कहीं न कहीं भारत का स्विट्जरलैंड भी कहा था इन महात्मा गांधी जी ने। नेक्स्ट, भारतीय संघ में विलय के समय कौन थे भाई? मानवेंद्र शाह थे राजा। टिहरी रियासत के प्रथम शासक कौन थे भाई बताओ? सुदर्शन शाह जी थे। ठीक है, नेक्स्ट, कालू मेहरा जो है कहीं न कहीं 1857 की क्रांति से संबंधित है और इनको उत्तराखंड का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का सेना नायक बोलते हैं, कहा जाता है। तो 1857 से संबंधित थे। मध्यकालीन ग्रंथों में से कौन उत्तराखंड के इतिहास का स्रोत नहीं है? भाई इसमें है, शाहनामा भी है, ये भी है, इसमें नहीं है। बाबरनामा में कहीं न कहीं उत्तराखंड का जिक्र नहीं है, उत्तराखंड का इतिहास इसमें नहीं मिलता है। विषुवत रेखा निम्न में से किस देश से नहीं गुजरती है? केन्या है, इंडोनेशिया है, ब्राजील भी है, क्योंकि ये कहीं न कहीं मैक्सिको से भाइयों कैंसर या कर्क रेखा गुजरती है, तो मैक्सिको का संबंध जो है इससे नहीं है। तो इसी के साथ में साथियों बड़ी अच्छे तरीके से हमने जो है इस सेशन को मैंने कोशिश की आपको एक एक चीज बताने की। थोड़ा सा बाद में मैंने गुस्ताखी की, इसके लिए माफी चाहता हूं, क्योंकि कहीं न कहीं एग्जाम नजदीक आने वाले हैं, मेरे पास में भी समय की बहुत कमी है। ठीक है ना। तो मुझे आशा ही नहीं अभी तो पूर्ण विश्वास है कि आपको मेरा ये सेशन जो है बेहद अच्छा लगा होगा। यदि आपको सच में पहला और दूसरा सेशन जो है आपको अच्छा लगा है तो आप अपना कमेंट और थम्स अप करके लाइक जो जरूर करें। नोटबुक आईएएस को प्यार दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और आपने यदि मेरा पहला सेशन नहीं लिया है, नहीं देखा है, तो आप जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है इसका लिंक दे दिया जाएगा, आप उसमें से कर सकते हैं। साथ में पहले सेशन जो था उसमें मैपिंग से रिलेटेड जो चीजें थी मैंने सारी चीजें करवाई हैं, वो जो है उसके लिंक भी डाल दिए जाएंगे, आप वो भी सेशन देख सकते हैं। क्योंकि उसके प्रश्न यूपीएससी 2024 में भी 4 वीडियो थे, उसमें 2 में जो है कहीं न कहीं 2 प्रश्न यूपीएससी ने पूछ लिए। ये नोटबुक आईएएस के लिए बहुत ही बड़ी बात है, आपके लिए भी। ठीक है ना। इसी के साथ में अपने भाई को दे दिए यहीं पे इजाजत। धन्यवाद।